मॉर्निंग फ्रेंड, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास के अंदर जो हमने जैसे लास्ट टॉपिक पढ़ा था, इसके अंदर कार्बन परमाणु की विशेषताएं क्या होती है, आज हम ले रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और हाइड्रोकार्बन यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन की परिभाषा। हाइड्रोकार्बन, देखो वर्ड यही आ रहा है, हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु और कार्बन का मतलब है कार्बन, यानी ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, उन यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इन हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन के अलावा कार्बन के साथ में ऑक्सीजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु या सल्फर परमाणु ये भी इसके साथ में जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो हम हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए, जैसे हम भी जानते हैं कि कोई चीज का अगर विस्तार से वर्णन करते हैं अपन, तो विस्तार से वर्णन करने के लिए उसका वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आज हम मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं उन हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण लेते हैं। ठीक है, तो वापस मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए रहते हैं तथा इसमें हाइड्रोजन के अलावा कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इनमें से कोई भी समूह एक इसके साथ में जुड़ा हो सकता है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका वर्गीकरण। तो देखिए आप, इसके वर्गीकरण को बहुत ही सरल तरीके से अपन लेंगे। ये वर्गीकरण हम जब लेते हैं तो इसको एक सारणीबद्ध तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है जिसे कहते हैं विवृत श्रृंखला के यौगिक, विवृत श्रृंखला के यौगिक। ठीक है, जिसको हम अचक्रीय यौगिक भी कह सकते हैं, अचक्रीय यौगिक भी कह सकते हो आप, या इन्हें हम एक और नाम देते हैं एलिफेटिक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। कौन से यौगिक? एलिफेटिक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा भाग है इसका जिसे हम कहते हैं संवृत श्रृंखला के यौगिक, संवृत श्रृंखला के यौगिक। और संवृत श्रृंखला के यौगिकों को एक और नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं चक्रीय यौगिक। कौन से? चक्रीय यौगिक। ठीक है, अब आप इसको इंग्लिश में अगर जाना चाहें तो ये होता है ओपन चेन। ठीक है, और ये होता है क्लोज चेन यौगिक। जैसे चेन होती है गले में पहनने वाली, तो गले में पहनने वाली चेन के अगर दोनों सिरे जहां से ये आपस में जुड़ते हैं, उन सिरों को अगर अपन खोल देते हैं तो दोनों सिरे एकदम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो वो इस तरह के कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उन यौगिकों को विवृत श्रृंखला या अचक्रीय यौगिक के नाम से जाना जाता है। और जब उसी चेन के दोनों अंतिम सिरों को आपस में जोड़ देते हैं तो एक वलय बनती है। ठीक है, वलय संरचना का निर्माण होता है। तो उसी तरीके से कार्बन यौगिक जो होते हैं, कार्बन यौगिक में श्रृंखला चाहे कितनी भी बड़ी हो, बड़ी श्रृंखला के दोनों सिरों को जोड़ेंगे तो वो एक बंद वलयनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, और उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? समवृत श्रृंखला के यौगिकों के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप विवृत श्रृंखला के यौगिकों की जब अपन बात करते हैं तो विवृत श्रृंखला के यौगिकों में भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपको अब ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट पॉइंट है, जिसमें पहला आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और दूसरे आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो आप, संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला में सभी कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं कौन से यौगिक? संवृत या संतृप्त
हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाएगा। और इसके उदाहरण अगर आप लेते हो तो इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे एल्केन श्रेणी जो होती है, जो आगे अपन पढ़ेंगे, एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी के अंदर आपने नाम पढ़े होंगे कभी, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन, ये सब यौगिक जो होते हैं, मैं अभी आपको इनकी संरचना वापस बता रहा हूं, ये क्या होते हैं, किस तरह से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का मतलब होता है कि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। क्या होता है? एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए हम उदाहरण जो लेते हैं, तो इसके एग्जाम्पल के अंदर ध्यान रखिएगा, एक तो आएगी एल्कीन श्रेणी। कौन सी? एल्कीन श्रेणी। और एक आएगी एल्काइन श्रेणी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एल्कीन श्रेणी में तो कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक द्विबंध होता है, और एल्काइन श्रेणी के अंदर कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक क्या होता है? त्रिबंध पाया जाता है। तो इन यौगिकों को नाम दिया गया है एलिफेटिक यौगिक। एलिफेटिक यौगिक का मतलब ये होता है कि अगर हम इन यौगिकों को जलाएंगे तो ये या तो बिना धुएं के साथ में जलेंगे, ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि अगर वो जलेगा तो सफेद रंग के थोड़े से धुएं के साथ में जलेगा। तो ये इनकी पहचान होती है एलिफेटिक यौगिकों की। तो इसमें कौन कौन से हुए, वापस सुन लो। वेबरस श्रृंखला के यौगिक का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला जो होती है वो खुली चेन के समान होती है, सीधी श्रृंखला, जिसमें साकित भी हो सकते हैं और असाकित हाइड्रोकार्बन भी ले सकते हो आप। अब इसके अंदर संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में सभी कार्बन एकल बंध के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये जो संतृप्त और असंतृप्त शब्द है, ये कार्बन कार्बन के बीच के बंध को बताता है। ऐसा नहीं है कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन द्विबंध जुड़ा हुआ है तो आप ये समझ लोगे कि ये एक यहाँ पर और ये यहाँ श्रृंखला पूरी एकल बंध की है, और इसके साथ में अगर आपने डबल बॉन्ड जोड़ दिया तो ये असंतृप्त में नहीं आएगा, ये किसमें आएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट इसका है, जिसे हम कहते हैं कौन से? अचक्रीय या एलिफेटिक यौगिक। दूसरे आते हैं समरस श्रृंखला के यौगिक। समरस श्रृंखला का मतलब होता है चक्रीय, यानी कार्बन कार्बन के जो सिरे होते हैं, ये सिरे वाले कार्बन परस्पर जुड़कर और क्या बनाते हैं? बंध वलय का निर्माण करते हैं। तो बंध वलय के निर्माण के आधार पर अब इसके दो भाग हैं, इसके भी अगर अपन दो भाग लेते हैं तो इसमें एक आते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। कौन से? एलिसाइक्लिक यौगिक। और दूसरे होते हैं जिसे नाम दिया गया है एरोमेटिक यौगिक। कौन से यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं वह गुणों में तो एलिफेटिक के समान होंगे, एलिफेटिक के समान गुण वाले होते हैं, ठीक है। और एलिफेटिक गुण के समान होंगे, लेकिन होंगे कौन से? चक्रीय यौगिक। जैसे इसमें हम उदाहरण में अभी आपको अलग से वापस बता रहा हूं, ठीक है। और एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जो आपकी किताब के हिसाब से परिभाषा अगर अपन बताते हैं तो जिन्हें जलाने पर वह अगर काले रंग के धुएं के साथ अगर ये जलते हैं तो इन्हें हम कौन से यौगिक कहते हैं? एरोमेटिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अब आगे वाले, अभी मैं इसको क्या करूंगा कि ये जैसे वर्गीकरण है तो इसमें हम छोटे छोटे 2-2, 3-3 हर वर्गीकरण में उदाहरण ले लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो,
अब इसमें जैसे हमने सबसे पहला लिया था विवृत श्रृंखला के यौगिक में, ठीक है, तो विवृत श्रृंखला में के यौगिक में हमने उदाहरण में जैसे बताया था, पहले हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरे आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं अब यहां पर सीधे, तो एग्जांपल के अंदर हमने कहा था एल्केन श्रेणी होती है। कौन सी श्रेणी है? एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? एकल बंध पाया जाता है। अब वो साकित भी हो सकते हैं और असाकित भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन CH3 CH2 CH3। अब ये असाकित है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की शाखा नहीं है। देखो कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो अपन बंध बताते हैं बीच वाले, ये कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में पाए जाते हैं। तो ये यौगिक है जिसका नाम है प्रोपेन, ठीक है। और एक उदाहरण जैसे अपन हम इसको ले सकते हैं, ये असाकित यौगिक है, ठीक है। और एक उदाहरण जैसे लिया CH3CH। अब यहाँ CH3 और यहाँ CH3, देखो अब इसमें 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला थी और सभी एकल बंध से जुड़े हुए थे, इसलिए हमने इसको किसमें ले लिया? असाकित हाइड्रोकार्बन के अंदर। यहां हम ले रहे हैं कि ये 3 कार्बन की श्रृंखला सीधी है, लेकिन इसमें क्या है? बीच वाले कार्बन के साथ में एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है, तो ये साकित संरचना होगी। लेकिन साकित होने के साथ साथ आप देख रहे हो इनमें सभी एकल बंध है, इसलिए इसको किसमें रखा गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। और इसका नाम आपको ध्यान रखना है आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन कहलाता है, ठीक है। तो चाहे साकित हो चाहे असाकित, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हमने एग्जांपल में लिए थे, हमने कहा था कि ये एल्कीन और कौन सी? एल्काइन, 2 तरह की श्रेणियां होती है, ठीक है। तो एल्कीन और एल्काइन में जब अपन बात करते हैं तो एल्कीन का उदाहरण लेते हैं, जैसे ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस श्रृंखला में देखो 2 की श्रृंखला है और इसमें एक द्विबंध आ रहा है, ठीक है। तो ये एथीन आ गया का उदाहरण। और लेना चाहो तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे ये प्रोपेन था और ये डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको नाम दे दिया प्रोपेन के रूप में। ये भी साकित और असाकित के रूप में भी पाए जाते हैं, तो ये डबल बॉन्ड वाला आ गया। एल्काइन है तो एल्काइन में हमने कहा था त्रिबंध पाया जाता है, तो त्रिबंध के हिसाब से जैसे उदाहरण लिया। अब लिखते तो अपन यूं है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में पाया जाता है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH और H। ये कौन सा था आपको याद है? हमने कल ही लिया था नेक्स्ट एसिटिलीन, या इसको क्या कहते हैं? एथाइन के रूप में भी लिखा जाता है। और प्रोपीन से जैसे प्रोपाइन बनाना है, तो प्रोपाइन में पहले तो 3 कार्बन बना दो, 3 कार्बन में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बता दो। अब यहाँ देखो चतुस्संयोजी के हिसाब से इधर एक H आएगा, इसमें 3 और 1 4 बंद हो गए, और इधर कितने आ जाएंगे? 3। तो ये आ जाएगा इसका उदाहरण। ये कौन सा आया? प्रोपाइन। तो एल्काइन में और एल्कीन और ये एल्केन, इस तरह से हम विवृत श्रृंखला के यौगिकों का सिंपल से सिंपल वे में उदाहरण इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरे आए थे हमने लिए थे संवृत श्रृंखला के यौगिक, ठीक है। संवृत श्रृंखला में जैसे पहले लिए थे हमने एलिसाइक्लिक, पहले कौन सी लिए थी? एलिसाइक्लिक यौगिक, है ना। तो एलिसाइक्लिक का मतलब ये था कि इनके गुण तो किसके समान होते हैं? एलिफेटिक के समान। एलिफेटिक कौन से हैं? ये सारे के सारे एलिफेटिक यौगिक हैं, ये सब एलिफेटिक में आते हैं, ठीक है। और गुण तो ये होंगे एलिफेटिक के समान, लेकिन संरचना कैसी होगी? संरचना कौन सी होती है? चक्रीय संरचना होती है। जैसे हम ये अब इसको यूं लेंगे, एक त्रिभुज बना दिया, एक आयत बना दिया, ठीक है। अब ये भी गणित में तो देखो ये जो पॉइंट होते हैं ये पॉइंट सारे क्या है? कार्बन है, जहां पर ये 2 लाइनें आपस में मिलती है, तो साइक्लिक यानी चक्रीय, इसलिए इनका नाम जब लिखा जाता है तो सबसे पहले इनके नाम के आगे साइक्लो शब्द लिखते हैं, ठीक है। अब साइक्लो 3 कार्बन है इसलिए नाम दे दिया प्रोपेन, इसमें 4 कार्बन है इसलिए इसका नाम आ गया साइक्लो, क्या आ गया? ब्यूटेन के रूप में लिख दिया,
ठीक है, तो इस तरह से अब जैसे ये संरचना बनेगी 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं, 2 और सभी क्या है, एकल बंध है, बीच में कोई दूसरी लाइन नहीं बता रहे हैं। तो इसका नाम आ जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन के लिए कौन सा नाम देते हैं, हेक्सेन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और साइक्लोपेंटेन बनाना है तो ये साइक्लोपेंटेन 1 2 3 4 5, तो इसको हम लेते हैं साइक्लोपेंटेन के रूप। ठीक है, तो ये सारे यौगिक जो होते हैं, अब इसमें एल्कीन भी हो सकती है। एल्कीन का जैसे उदाहरण लेते हैं आप इसके अंदर, तो इसमें जैसे मैंने ये एक त्रिभुज बनाया और इसमें एक डबल लाइन बता दी, ये देखो आप ये, तो इसमें कार्बन 3 है, तो 3 के हिसाब से शब्द तो आएगा साइक्लो। अब एक द्विबंध आ रहा है ना, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपीन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये उदाहरण है विवृत श्रृंखला में 2 के और समृद्ध श्रृंखला में पहला एलिसाइक्लिक यौगिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट आता है पॉइंट वर्गीकरण के अंदर, और वो है एरोमेटिक यौगिक, जो इसके अंदर आता है सेकंड पॉइंट, एरोमेटिक यौगिक। और एरोमेटिक जैसे शब्द आता है एरोमेटिक, एरोमेटिक शब्द जो दिया गया है वो एरोमा से लिया गया है। किससे लिया गया है, एरोमा। एरोमा का मतलब होता है सुगंध, सुगंध के रूप में, यानी ऐसे यौगिक जो कि जिसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है उन्हें हम एरोमेटिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। और एरोमेटिक की हमने दूसरी परिभाषा पढ़ी अभी कि ऐसे यौगिक जिन्हें जलाने पर काले रंग का धुआं निकलता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। इसमें विशेष तौर पे हम एक और बात भी बता सकते हैं साथ में, अगर सरलता से याद रखना हो तो बेंजीन के एक वलय है जो इसका उदाहरण दिया गया है, सबसे बेस्ट उदाहरण है, वो ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर सब एकल बंध थे, अब मैं ऐसी की ऐसी एक और संरचना बना रहा हूं 6 कार्बन परमाणु की। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इस तरह से 3 द्विबंध एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, इसका नाम दिया गया है बेंजीन। कभी कभार क्या होता है, बंध भूल जाते हैं, 2 की जगह ये 3 की जगह 2 लगा दो या 1 लगा दो, तो इससे अच्छा इसको समझने का एक और तरीका है। इसका सबसे सरल सूत्र है कि ये बेंजीन बनाओ और बेंजीन की संरचना के अंदर आप एक पूरा व्रत बता दो। ध्यान रखिएगा व्रत पूरा होना चाहिए, क्योंकि व्रत में भी अगर आपने छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया तो बेंजीन की संरचना नहीं कहलाएगी। तो एक इसकी बेंजीन की संरचना याद रखिएगा, और उदाहरण याद रखने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3, अब इस कार्बन से एक H जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं टालुइन, टालुइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या इसके इधर इसी संरचना में जैसे मैंने लिख दिया Cl, तो इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और एक उदाहरण जैसे इसका एक और है, ठीक है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेंजीन की वलय बनाओ, और बेंजीन की वलय बनाकर और इसके ऊपर अगर अपन OH समूह लिखते हैं, OH, तो ये फिनॉल कहलाता है, जिसे हम अपनी भाषा में घर में फिनाइल के नाम से जानते हैं, वो ये फिनॉल होता है। ठीक है, तो ये पूरा एरोमेटिक यौगिक का वर्गीकरण है। हालांकि 11th क्लास में जब आप अगर साइंस लेते हो तो केमिस्ट्री के अंदर हमें एरोमेटिक के अंदर भी 2 भाग बताए गए हैं, एक होता है बेंजेनॉइड यौगिक और एक होता है नॉन बेंजेनॉइड यौगिक। और एरोमेटिक की परिभाषा भी अलग बताई गई, जो एक नियम था हकल नियम के अनुसार, तो वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में उसमें दिया गया है 11th क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये इसका एक पूरा हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, फिर उसका वर्गीकरण हमने लिया 2 भाग, विवृत श्रृंखला और समृद्ध श्रृंखला के यौगिक। विवृत श्रृंखला के यौगिक जिसमें खुली चेन मानते हैं अपन, और समृद्ध श्रृंखला में यानी बंद वलय वाली संरचना है। विवृत में 2 भाग लिए, संतृप्त और असंतृप्त, और उसमें भी हम ये बता सकते हैं एलिफेटिक यौगिक के रूप में लिख सकते हैं इन्हें, और साक्ष्यित और असाक्ष्यित रूप में भी बता सकते हैं। ठीक है, संतृप्त में आएंगे एल्केन, असंतृप्त में आएंगे एल्कीन और एल्काइन। और फिर हमने लिया समृद्ध श्रृंखला के यौगिक, तो समृद्ध श्रृंखला के यौगिक का मतलब बंद वलय वाली संरचना है, जिसमें हमने लिया एलिसाइक्लिक, जिसमें गुण तो होते हैं किसके, एलिफेटिक यौगिकों के समान, लेकिन चक्रीय संरचनाएं होती है, तो उसके उदाहरण ये रहे आपके सामने।
ठीक है। और फिर आते हैं एरोमेटिक, जिसे हम कहते हैं एरोमा। एरोमा मतलब सुगंध, जिसके अंदर विशेष प्रकार की गंध होती है और जिन्हें जलाने पर काले रंग के धुएं के साथ में जलते हैं, तो इन्हें हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। ये आपके सामने इसके उदाहरण है, जिसमें बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, टॉलुइन और फिनॉल, ऐसे कई उदाहरण है इसके अंदर, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक, आशा करता हूं आपको ये वर्गीकरण बहुत ही सरल तरीके से बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके अंदर लेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके नामकरण किस प्रकार से किए जाते हैं। तो उसमें 3 विधियां हैं, 3 विधियों को अपन शॉर्ट तरीके से और सरल से सरल तरीके से समझाऊंगा। धन्यवाद।